हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी क्यों डेवलप होती है, हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जब पुरानी हिस्ट्री की बातें बताते हैं या कोई कहानियाँ सुनाते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देते हैं और अपने कम्युनिटी को हमेशा बेस्ट दिखाते हैं और दूसरे की कम्युनिटी को वर्स्ट दिखाते हैं। तो जब भी कोई कहानी होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल था, वो जब बच्चों को बताया जाता है, पेरेंट्स बताते हैं, तो वो उसको हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक ये इंटरनलाइज हो जाता है फैक्ट कि हिंदूज जो हैं, जो कि वो खुद की उनकी अपनी कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है, उनके अंदर कुछ कोई भी गलत चीज़ नहीं होती है, और जो मुस्लिम्स हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप कर देते हैं कि अपने आप को हमेशा बेस्ट समझना है। तो यहाँ पे कक्कड़ ये कह रहे हैं कि कक्कड़ रीजंस दैट हिंदूज आर रेगुलरली पोजेस्ड बाय मुस्लिम भूताज एंड दीज मुस्लिम भूताज मीन्स भूत हो गया, are considered the strongest, vilest and most alien demonic projections of the unconscious Hindu mind। मतलब फिर क्या होता है कि जैसे अब हिंदू कम्युनिटी में अगर हर कोई अपने बच्चों को यही स्टोरी सुनाता है कि हमारी कम्युनिटी के साथ बुरा किया मुस्लिम कम्युनिटी ने, तो अनकॉन्शियसली क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हिंदू जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वही बताते हैं। ऐसे हर जनरेशन में ये जो बात चलती रहती है। तो अनकॉन्शियसली उनके माइंड में ये एक भूत की तरह या एक डीमन की तरह एक चीज बैठ जाती है कि हमारी कम्युनिटी जो है उसको दूसरी कम्युनिटी परेशान करती है। ठीक है, और वो चीज़ इनके अनकॉन्शियस माइंड में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये पिक्चर दिखाई हुई है कि हमारा जो गुड सेल्फ होता है वो तीनों, जो फ्रॉइड के जो 3 अलग अलग इन्होंने पार्ट्स बताए थे माइंड के, फ्रॉइड ने, कि हमारे जो माइंड होता है उसके कॉन्शियस पार्ट होता है, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट होता है। तो ये गुड सेल्फ हमारे तीनों ही पार्ट में रहता है। लेकिन एक बैड सेल्फ होता है जो अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा होता है जब हम दूसरे की कम्युनिटी को गलत तरीके से सोचते हैं, उसको नेगेटिवली देखते हैं। वही बैड सेल्फ जो हम अंदर रिप्रेस करके रखते हैं, कभी ना कभी उसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर। तो जब हम वायलेंस करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसी के साथ, तो यही वो बैड सेल्फ होता है जो हमारे गुड सेल्फ से एकदम अलग होता है, जो किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं हम। So basically the bad self is that suppressed into the unconscious, a demon। तो बैड सेल्फ क्या है, एक डीमन है जो सप्रेस्ड है, जो किसी को नजर नहीं आता है और वो बार बार कॉन्शियस में आने की कोशिश करता है। और जब ऐसा कोई मौका आता है जहां पे वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो वो सामने आ जाता है। शॉर्टकमिंग्स ऑफ दीज थ्योरीज। अब जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, कौन सी थ्योरीज पढ़ी है, हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने ये थ्योरीज पर्सनालिटी फैक्टर की थ्योरीज पढ़ना शुरू करी थी और हम ये कॉजल फैक्टर्स पढ़ रहे थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कौन से कॉजेज होते हैं और प्रिजुडिस के कौन से कॉजेज होते हैं। तो इसमें हमने पर्सनालिटी फैक्टर्स पढ़ा था, फिर नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा। इनकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। It is most objectionable proposition that it considers the individual as the cause of group prejudice। तो सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज़ ये कह रहे हैं कि इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये किसी एक इंडिविजुअल को पूरे ग्रुप प्रिजुडिस का कॉज बना देते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट इवन द मोस्ट रैशनल पर्सन शो ग्रुप फेवरेटिज्म। डज इट मीन दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव गॉन थ्रू हार्श एंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होते हैं ना, जब ग्रुप फेवरेटिज्म की बात आती है तो सारे के सारे अपने ही ग्रुप का फेवरेट, मतलब अपने ही ग्रुप की साइड लेते हैं। तो तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे वैसे लोग हैं जिन्होंने अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को झेला है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% जितने भी उस ग्रुप में लोग हैं वो सब अथॉरिटेरियन, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन थे इसलिए वो ऐसे हैं। Authoritarian personality explains aggression by a majority of group members towards a minority group member, not the other way around। लेकिन अगर हम बोले कि एक majority group के towards minority group है जो बहुत ज़्यादा उनको गलत उससे देखता है, मतलब नेगेटिवली देखता है और उनके अगेंस्ट बहुत प्रिजुडिस करता है,
तो फिर उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? क्या माइनॉरिटी ग्रुप के पेरेंट्स अथॉरिटेरियन नहीं हो सकते हैं? तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि सिख टेररिज्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हिंदू सिख टेंशन डेवलप हुई थी 1970s में, एंड बट बिफोर दैट देयर वाज नॉट सो मच हॉस्टिलिटी, लेकिन उससे पहले कोई आपस में इनकी हिंदू सिख्स की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वो पर्टिकुलर जनरेशन है, स्पेसिफिक जनरेशन, मेजॉरिटी ऑफ सिख यूथ हैड हार्श एंड इनकरेक्ट चाइल्ड रियरिंग, के स्पेसिफिकली यही वाली जो जनरेशन है 1970s वाली, इन्हीं की चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस गलत थी या इन्हीं के पेरेंट्स अथॉरिटेरियन थे, इससे पहले वालों के नहीं थे? तो इसलिए हम सिर्फ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को इसका रीज़न नहीं बना सकते। According to Nimmi Hutnik, group dynamics is much more important than personality in explaining ethnocentrism and यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्रुप डायनामिक्स एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है, पर्सनालिटी इतना इम्पॉर्टेंट रीज़न नहीं है कॉन्फ्लिक्ट होने का ग्रुप के बीच में। ग्रुप डायनामिक्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी थ्योरी बिकॉज दे एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रिजुडिस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप। अब ये आगे कौन सी थ्योरी की बात करने वाले हैं? ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी की बात करने वाले हैं, दैट फाइंड्स कॉजैलिटी इन द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ पे ये कॉज बनाएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। तो फ्रस्ट्रेशन, जैसे पर्सनालिटी थ्योरीज हमने देखी, उसके बाद दूसरी थ्योरी आ जाती है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको हमने पढ़ा था हमारे पिछली वीडियोस में, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस ऑफ डॉलार्ड एट ऑल। इट सजेस्ट दैट फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस एग्रेशन, मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन होती ही होती है। मतलब फ्रस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, अगर कोई एग्रेशन दिखा रहा है या अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होगा ही। इफ़ अ सोसाइटी इज इकोनॉमिकली पुअर पीपल विल बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर पॉवर्टी है, इकोनॉमिकली पुअर है सोसाइटी, तो वो फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे ही। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर क्या आ जाता है? पॉवर्टी। और यही फ्रस्ट्रेशन फिर एग्रेशन का कॉज बनती है, और ये एग्रेशन धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है जब अंदर ही अंदर। तो एक टाइम ऐसा आता है जब कैथारसिस होता है, मीन्स जब वो एकदम से वो चीज़ निकाल दी जाती है। So by displacement, the frustration is directed not towards the real source of frustration but against a weaker. अब अगर फ्रस्ट्रेशन किसी को पॉवर्टी की वजह से है, गरीबी की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अब गरीबी का कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा जो वीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन होगी। अब इस थ्योरी की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? To test the relevance of this theory in India, Shukla studied 240 college girls of Bodh Gaya. She found that upper caste girls had greater tendency to find a scapegoat for frustrations than lower caste girls. This validates the theory stand that majority groups displays their frustration or weaker targets. तो यहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए बोध गया की जो कॉलेज की गर्ल्स हैं उनके ऊपर ये स्टडी करी थी, और ये उनको ये मिला था स्टडी में, मतलब उनका ये कंक्लूजन था कि जो अपर कास्ट की जो ग्रुप की लड़कियां, यानी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है, वो हमेशा अपना फ्रस्ट्रेशन लोअर कास्ट के ऊपर निकालता है। तो ये इस थ्योरी को प्रूफ करता है, बिकॉज जो स्केपगोट्स आर वीकर एंड इन्फीरियर पीपल, उनके ऊपर निकालते हैं जो वीक होते हैं। थर्ड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन। Political scientists like Gur and Runciman have found that when we perceive a deprived state, we don't perceive objective deprivation. तो जब भी हमें फील होता है कि हम में कोई कमी है तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते हैं, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। इट इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें डेप्रीवेशन लगता है। हम उसे सबको बराबर लेके नहीं देखते, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। दिस रिलेटिव डेप्रीवेशन में बी अ रिजल्ट ऑफ प्रिजुडिस एंड कॉज ऑफ प्रिजुडिस। और यही जब हम दूसरों के रिलेशन में अपने आप को देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें कम हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है, हमारे पास पैसे कम है, तो वही चीज़ हमें प्रिजुडिस का कॉज भी बन जाती है और प्रिजुडिस का रिजल्ट भी बन जाती है। तो दो टाइप के रिलेटिव डेप्रीवेशन की बात कर रहे हैं। पहला ईगोइस्टिक है, मतलब जब हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं
और दूसरा है फ्रेटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन, जब हम अपने ही ग्रुप को मेंबर्स के साथ दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो जब आप अकेले अपने साथ किसी को कंपेयर कर रहे हो कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आपके फ्रेंड के साथ पास वो चीज़ है, वो हो गया ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब आप अपने पूरे ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ, वो हो जाता है फ्रेटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये जो कास्ट और रिलीजन वाला जो चक्कर है कंपेयर करने का, एक कास्ट से दूसरी कास्ट, एक रिलीजन से दूसरी रिलीजन, ये इसमें आ जाता है, फ्रेटर्नलिस्टिक में आ जाता है, क्योंकि हम इसमें ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं। द प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन, ये कौन से एजिटेशन है? प्रो रिजर्वेशन मतलब जो चाहते हैं रिजर्वेशन होनी चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह को रिजर्वेशन मिलती है। एंटी रिजर्वेशन मतलब जो नहीं चाहते हैं कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। ये हो गया रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से। ऐसे ही कास्ट के बीच में भी होता रहता है। डिप्राइव एंड ग्रेटर रिजर्वेशन आर गिवन, जब किसी एक कास्ट को ज्यादा रिजर्वेशन दे देते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 33% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 2004 एंड 5। अब 2004-5 में क्या हुआ था? ओबीसी कैंडिडेट्स को 33% रिजर्वेशन मिल रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। उस टाइम पे इस बात पे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब ये एश्योरेंस भी दी थी कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो जनरल कैटेगरी की है उनको बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा, जो एक्स्ट्रा सीटें हैं उनको ही दिया जाएगा सिर्फ रिजर्वेशन में, मतलब सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ड्यूरिंग द एजिटेशन मैनी आइडियोलॉजिकल इमोशनली टोन्ड आर्टिकल्स एंड स्पीचेस, मतलब ये सारी चीज़ें हुई थी। इमोशनली टोन्ड आर्टिकल्स लिखे गए थे, स्पीचेस दिए गए थे, सबके मन में एक वो हॉस्टिलिटी की फीलिंग को बढ़ाने के लिए। सो ये थ्योरी जो आपकी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, एथनिक मेजॉरिटी, ट्राइबल ग्रुप, इन सब के बीच में इतनी टेंशन्स चलती रहती हैं। फिर आते हैं रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे। पीपल हैव देयर ओन ग्रुप एज द सेंटर ऑफ देयर लाइफ, rate other group with reference to their group. This tendency of individual is called ethnocentrism. एथनोसेंट्रिज्म मतलब अपने आप को सेंटर में रख के चलना, अपने ग्रुप को सेंटर में रख के चलना और दूसरों को सेंट्रल पर्सपेक्टिव से दूसरों को कंपेयर करना कि हम यहाँ पे हैं और ये दूसरा कम्युनिटी हो गई, ये दूसरी होगी, हम सेंटर में हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है अपने आप को सेंटर में रख के दूसरों को रेफरेंस देना, ये होता है एथनोसेंट्रिज्म। देयर इज अ नीड टू स्टडी डायनामिक्स ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। तो आपस में ग्रुप्स का कैसा रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं डायनामिक्स विद इंटर ग्रुप। दूसरे ग्रुप के साथ किस तरह का रिलेशन चल रहा है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। डायनामिक्स मीन्स चेंजेस, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। सो इन द फेमस रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट, Sheriff and his co-workers took 22 white middle-aged Protestant children to a summer camp. ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे वो बच्चों के दो ग्रुप्स डिवाइड कर देते हैं, फिर उनको एक्टिविटीज़ देते हैं करने के लिए। फिर वो देखते हैं कि वो पहले शुरू में एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हैं, फिर बाद में जब रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने एक बार कोऑपरेशन और इस तरह के टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे ये क्या करे था इन्होंने कि 22 वाइट मिडल एज प्रोटेस्टेंट चिल्ड्रन, जो प्रोटेस्टेंट एक ग्रुप होता है ना कैथोलिक, उसमें कैटेगरी में आता है, उनको समर कैंप में ले गए थे। उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, द ईगल्स एंड द रेटलर्स, ऐसे नाम रख दिए थे दोनों टीम के। तो उनको कुछ काम करने के लिए दिया दैट नीडेड कॉपरेशन विद इन द ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर ही अंदर जो लोग हैं उनको आपस में कॉपरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये देखा कि आपस में जो ग्रुप है ना, उनके अंदर के जो लोग हैं, जो इन ग्रुप वाले लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी, ग्रुप आइडेंटिटी डेवलप हो गई थी। वो अपने आप को जो रेटलर्स हैं और दूसरा ग्रुप का नाम जो था ईगल्स, उस नाम से बुलाने लग गए थे, अपने आप को ग्रुप का मेंबर मानने लग गए थे।
फिर क्या हुआ, दोनों ग्रुप को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपोज किया, मतलब दोनों ग्रुप को एक दूसरे के साथ सामने खड़ा करा और एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराया गया दोनों ग्रुप्स के बीच में। उसमें क्या हुआ, आपस में दोनों ग्रुप की टेंशन हो गई कि भाई हमारा ग्रुप जीतेगा, वो इस चक्कर में से दोनों टीम्स के बीच में हो जाती हैं। तो वो एक दूसरे को जैसे वो टॉन्ट देना या इस तरह की बातें करना, स्टीरियोटाइपिंग, इस तरह की चीजें यूज हो गई थी। रेटलर्स स्टीरियोटाइप्ड ऑल रेटलर्स एज ब्रेव, टफ एंड फ्रेंडली, मतलब अपने ग्रुप वालों को तो ब्रेव बोलना, फ्रेंडली बोलना इस तरीके से, और दूसरे ग्रुप वालों को खराब बोलना, और ऐसे करना शुरू हो गए थे। द टेंशन प्रेसिपिटेटेड इनटू एन ओपन क्रॉफ, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, एक दूसरे के फ्लैग जला दिए उन्होंने, इस तरह की चीजें नजर आनी शुरू हो गई। उसमें फिर काउंसलर्स को थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ा था झगड़ा रोकने के लिए। So sheriff concluded that intergroup conflict arises as a result of conflict of interest. जब दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कंपटीशन इज अ सफिशिएंट कंडीशन, जैसे स्पेसिफिकली अगर जैसे कंपटीशन जैसी अगर चीज है, कंपटीशन मतलब दोनों का एक ही गोल है, जो पहले वो गोल रीच करेगा वो जीत जाएगा, उस केस में इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी एक सीट के लिए या कुछ सीटों के लिए ये जो झगड़ा होता है वो भी एक तरीके से कंपटीशन ही है। तो वी कैन स्टेट दैट रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स वेरी फ्रॉम कॉपरेशन टू कंपटीशन ऑन अ कॉन्टिन्यूम, मतलब कब वो कॉपरेट करेंगे, कब वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस चीज़ के लिए, इंटरग्रुप रिलेशनशिप और इंटरग्रुप डायनामिक्स के लिए। फिर आती है पांचवी थ्योरी, सोशल आइडेंटिटी एंड कैटेगराइजेशन। इसके बाद जब शेरिफ की थ्योरी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि कंपटीशन अगर हम करेंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा जब उनके इंटरेस्ट कॉमन होंगे। अब इसके बाद ताइफेल ने क्या किया था, इन्होंने बोला है कि कंपटीशन तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल अगर आप दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर दोगे ना लोगों को तो भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट इजीली नज़र आएगा। मतलब अगर आप सब्जेक्ट्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में भी डिवाइड कर दोगे तो भी उनके अंदर ग्रुप फेवरेटिज्म शुरू हो जाएगा कि अपने ग्रुप को वो ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देंगे और दूसरे ग्रुप को आउट ग्रुप की तरह देखेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने बोला क्योंकि वो हमेशा ट्राई करते हैं कि अपनी एक इमेज बनाने की, पॉजिटिव इमेज। एक होती है जैसे पर्सनल आइडेंटिटी, जो हमारी एक पर्सनल इमेज है, दूसरी होती है ग्रुप आइडेंटिटी। तो अपनी एक बेटर सेल्फ इमेज बनाने के लिए उन्हें ग्रुप आइडेंटिटी भी बेटर बनानी होती है, तो इसलिए वो अपने ग्रुप को पॉजिटिवली देखते हैं और दूसरे ग्रुप को नेगेटिवली देखते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने ग्रुप के अंदर जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ ढूंढ सकें ताकि वो उसमें एडजस्ट हो पाएँ। अब जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, सोशल आइडेंटिटी डायनामिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो नीड पॉजिटिव सेल्फ इमेज, हर एक पर्सन का नीड होता है कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाए अपनी। उसमें तो एक अपनी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी तो होती है, उसके अलावा एक सोशल आइडेंटिटी भी होती है। सोशल आइडेंटिटी में क्या होता है, मोटिवेशन टू हैव मोर पॉजिटिव इमेज ऑफ ग्रुप, तो अपनी आपकी और अपने ग्रुप की इमेज पॉजिटिव बनाने की कोशिश होती है। उसके लिए ये क्या करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपनी सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं अपने ग्रुप के लोगों के साथ और दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ अपने आप को डिफरेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं, कैसे हम उनके ग्रुप में डिफरेंट हैं, हम उस ग्रुप में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं जो उस ग्रुप के लोगों में है। फिर अपने ग्रुप को एक हायर स्टेटस दे देते हैं कि हमारा ग्रुप ज़्यादा बेटर है, और वो हायर स्टेटस देते ही एक प्रिजुडिस शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ताइफेल ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप अगर लोगों को दो ग्रुप में भी डिवाइड कर दोगे ना तो भी आपको उनमें प्रिजुडिस जैसी चीज़ें, फीलिंग्स दिखने शुरू हो जाएंगी। और आगे इसमें ये भी बोल रहे हैं कि जब भी वो आउट ग्रुप और इन ग्रुप की बात आती है, आइडेंटिटी की बात आती है, तो दूसरे ग्रुप के लिए हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम दूसरे ग्रुप को पॉजिटिवली वो करें, रेफर करें। जैसे यहाँ पे ये इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हिंदूज और मुस्लिम में हमेशा ये दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं दूसरी कम्युनिटी को ज़्यादा एग्रेसिव बोलती हैं या उसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा देखती हैं। फिर इस थ्योरी के बाद आ जाता है नॉर्म वायलेशन थ्योरी। नॉर्म वायलेशन थ्योरी भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इंडियन कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि नॉर्म वायलेशन मतलब कि अगर कोई एक
ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप के नॉर्म्स को, रूल्स को वायलेट करता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको अभी भी न्यूज़ में देखने को मिलते होंगे कि अगर न्यूज़ में आता है कि किसी मुस्लिम ने काऊ को मार दिया किसी के, तो राइट्स हो गए, या किसी हिंदू ने किसी मॉस्क के सामने अगर म्यूजिक प्ले कर दिया तो वायलेंस हो गई। तो ये एक दूसरे का नॉर्म वायलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो भी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं। तो रीडर एंड त्रिपाठी हैव फॉरवर्डेड द नॉर्म वायलेशन थ्योरी एनवीटी टू एक्सप्लेन दिस। इस तरह की चीजें नॉर्म वायलेशन थ्योरी में एक्सप्लेन करी हुई है कि जब कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के नॉर्म्स को वायलेट करता है, नहीं मानता है, उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है दूसरे ग्रुप के नॉर्म्स को, तो उसमें फिर एक ग्रुप वाला जो है वो प्रोवोक हो जाता है, नेगेटिव रिएक्शन दूसरे ग्रुप की तरफ बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब जैसे ग्रुप ए का कोई पर्सन ग्रुप बी के किसी नॉर्म को वायलेट कर रहा है, तो ग्रुप बी के पीपल बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं उसकी तरफ नेगेटिव रिएक्शन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नॉर्म वायलेशन थ्योरी में आ जाती हैं, और इसीलिए इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और ये शुरुआत पहले छोटी फाइट्स जो होती है, जैसे पहले वर्बल फाइट होगी, फिर दो लोगों के बीच में फाइट होगी, और उसके बाद वो ग्रुप फाइट में चेंज हो जाती है लार्ज स्केल में। तो जैसे ये ग्रुप ए का कोई पर्सन है, उसने वायलेट किया ग्रुप बी के नॉर्म्स को, तो ग्रुप बी क्या करेगा, ग्रुप बी इज प्रिजुडाइज, मतलब वो नेगेटिवली सोचेगा कि उसने जानबूझ के किया होगा, फिर वो भी दूसरे ग्रुप के नॉर्म्स को वायलेट करेगा, और ये ग्रुप ए वाले सोचेंगे कि उसने भी जानबूझ के किया है, और ये सर्कल चलता ही रहेगा इस तरीके से। फिर आ जाते हैं सेवेंथ थ्योरी पे, रोल ऑफ चाइल्ड रियरिंग। तो चाइल्ड रियरिंग के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है कि जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है और जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, जिस तरीके से आगे बातें सोशलाइज करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस क्रिएट करती हैं बच्चों के अंदर। हसन हैज़ डिवाइडेड पेरेंट्स इनटू 4 कैटेगरीज एंड कंपेयर्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रिजुडिस इन चिल्ड्रन। अब 4 कैटेगरी में इन्होंने पेरेंट्स को डिवाइड कर दिया। एक है प्रिजुडिस पेरेंट्स, जो ऑलरेडी प्रिजुडिस्ड होते ही हैं दूसरे ग्रुप को लेकर। एक है प्रिजुडिस्ड फादर एंड अनप्रिजुडिस्ड मदर, मतलब फादर प्रिजुडिस्ड है लेकिन मदर नहीं है। फिर है प्रिजुडिस्ड मदर है लेकिन फादर नहीं है। और चौथा है जो दोनों में से कोई भी प्रिजुडिस्ड नहीं है किसी भी कम्युनिटी की तरफ। हसन फाउंड दैट चिल्ड्रन ऑफ प्रिजुडिस पेरेंट्स शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिजुडिस, मतलब जिनके दोनों ही पेरेंट्स प्रिजुडिस हैं और सिर्फ अपनी कम्युनिटी को अच्छा बोलते हैं, तो उनके बच्चों में भी वही चीज़ आ जाती है। और जो लास्ट कैटेगरी है, जिनके दोनों ही पेरेंट्स प्रिजुडिस नहीं है, उनमें सबसे कम देखा गया इस तरह की फीलिंग डेवलप होना, यानी कि पेरेंटिंग स्टाइल से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। A.K. Singh has found that religious identity एथनोसेंट्रिज्म डेवलप्स वेरी अर्ली इन चाइल्डहुड। बच्चों में ये एथनोसेंट्रिज्म बहुत जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने कल्चर को देखते एनकल्चरेशन की वजह से, सोशलाइजेशन की वजह से। 4 से 5 साल के बच्चों तक में ये चीज़ आने लग जाती है कि वो किस रिलीजन के हैं, किसके नहीं हैं। Some journal findings with regard to development of ethnocentrism and prejudice in children are प्रिजुडिस इंक्रीजेज विद एज। तो जैसे जैसे एज बड़ी होती है, लोगों में ये फीलिंग बढ़ती जाती है, इन ग्रुप आउट ग्रुप वाली। रिलीजियस आइडेंटिटी एंड प्रिजुडिस आर इंटर रिलेटेड। रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ प्रिजुडिस भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपने रिलीजियस को और दूसरे रिलीजन को अलग समझना शुरू कर देगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस एमर्जेस एट डिफरेंट एज लेवल। तो अलग अलग एज पे अलग अलग प्रिजुडिस डेवलप होता है। जैसे पहले सेक्स प्रिजुडिस होता है, उसके बाद कास्ट, फिर रिलीजियस, फिर क्लास। मतलब पहले हम एक दूसरे को अलग अलग जेंडर की तरह देखते हैं, फिर कास्ट की तरह, फिर रिलीजन की तरह, फिर क्लास में आ जाते हैं। देन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड एथनिसिज्म कीप इंक्रीजिंग टिल एज 9 years एंड बिकम स्टेबल आफ्टर दैट। तो 9 साल तक के बच्चे में ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और उसके बाद जो चीज़ उसके मन में आ जाती है वो काफ़ी टाइम तक परमानेंट रहती है। Many studies have found that ethnic identities and prejudice are stronger in minority communities. माइनॉरिटी में ये चीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक इन्फीरियर फीलिंग होती है, और एक वो चीज़ होती है कि हम माइनर हैं, मतलब हम कम हैं, हमारी स्ट्रेंथ कम है। देन 8th थ्योरी इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात आती है।
इकोनॉमिक कंपटीशन होता है आपस में दोनों ग्रुप्स का। इंजीनियर सजेस्ट दैट सम फीचर्स आर कॉमन टू राइट्स। जो राइट्स होते हैं ना, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, उसके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। A section of Muslims is economically well off and appear to be potential economic competitor to Hindu. Core issues are economic, political and ignited by some trivial incidents. Riots are pre-planned rather than spontaneous. तो एक चीज़ है कि मान लो कोई दो ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप की एक कम्युनिटी है जो उतनी ही वेल ऑफ है जितना ये वाला ग्रुप है, तो वो कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इश्यूज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू हुए होते हैं। तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि राइट्स हमेशा प्री प्लान्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि अचानक से राइट्स हो गए, और उसके पीछे मोटिव होते हैं, इमोशनल मोटिव्स होते हैं। और आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, राइट्स वगैरह वाली जो जितने भी इंसिडेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो एक दूसरे से जब जेलसी होती है, एक दूसरे के साथ जब नेगेटिव फीलिंग्स होती है, तो ये राइट्स वगैरह डेवलप होते हैं। फिर आता है थ्योरी नंबर 9, लीडरशिप एज अ फैक्टर। लीडरशिप का फैक्टर क्यों है? क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज़ देखा और फील भी करी होगी कि कॉमन पीपल में आपस में कोई भी हेट्रेट नहीं है, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके अंदर इतनी बातें, उनको इतनी चीज़ें बोल देते हैं कि वो एकदम से प्रोवोक हो जाते हैं लोग। तो जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस एज एट मूवमेंट ऑफ सोसाइटल क्राइसिस otherwise mature and psychologically healthy individual may temporarily come to feel overwhelmed in need of a strong and self assured leader। मतलब अगर उनका लीडर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, सेल्फ एश्योर्ड लीडर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल हैं वो अपने मैच्योर और हेल्दी स्टेटस पे आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर लीडर इस तरह का होगा जो उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग भरेगा, तो जो फॉलोअर्स हैं वो अपने लीडर को ही फॉलो करेंगे और वो राइट्स और इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे। सो ये थ्योरीज थी आपकी जो ये बताती है कि क्यों ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेजुडिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।